रिप्रोडक्शन, प्रजनन की प्रक्रिया, किसमें? जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया को लेकर, बल्कि हम लोगों में प्रजनन की प्रक्रिया को लेकर मौजूद हुए हैं। ठीक है, आप लोगों के समक्ष। तो पहले मैं अपने आप को परिचित करा दूं, आप लोगों से अपना परिचय बल्कि दे दूं। मैं काकोली साहा, जीव विज्ञान शिक्षिका, डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल के लिए। तो पहले इस अध्याय में पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा बेटा? बच्चों, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब नर की प्रजनन प्रक्रिया, अंग और प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, बाकायदा डिस्कस किया। तो आज उसी चीज को आगे ले जाते हुए हम लोग और कुछ देखेंगे और कुछ करेंगे। तो आज हम लोग जो युग्मक के बारे में बोला जाता है ना, युग्मक, तो ये जो नर है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसमें कौन सा युग्मक, इससे कौन सा गैमेट्स आएगा? स्पर्म। कौन आएगा? स्पर्म। तो आप लोगों ने तो इसका सारा स्ट्रक्चर पढ़ चुका है ना? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल थोड़ा सा फिर से दोहरा लेते हैं। वो सेक्शनल व्यू यदि टेस्टिस का आप लोग लेते हो तो आपको क्या दिखाई देगा? वो एक सेक्शनल व्यू में यू विल फाइंड सर्टेन लोब्यूल्स, कुछ लोब्स आपको दिखाई दिए थे सेक्शनल व्यू में, और उसको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर में आपने कुछ कॉइल स्ट्रक्चर देखा, उसका नाम क्या था? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। क्या था? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स था, उसके अंदर में वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का जो इनर वॉल था, ये आप लोगों ने देखा था ना? ये देखा था, ये क्या था? सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस था। क्या था? सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस था। इसके अंदर आप लोगों ने कुछ लोब्स देखा था। क्या देखा था? कुछ लोब्स देखा था। ये लोब्स, इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये पिछले पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अब जो भी पढ़ने वाले हो उसको तो इसके साथ कोरिलेट करना है, इसके साथ जोड़ना है, इसलिए मैं तुम लोगों को थोड़ा याद दिला दे रही हूँ इसके बारे में। तो इसके अंदर आप क्या देखोगे? कुछ कॉइल स्ट्रक्चर्स है, कुछ कॉइल स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, 2 से 3 ऐसे कॉइल स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? ये इसका नाम क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। क्या नाम है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। और इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का जो इनर वॉल है, मतलब अंदर का जो वॉल है, उसमें 2 तरह के सेल्स बनते हैं, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो वो जो मेल जर्म सेल्स है, और ये सारी प्रक्रियाएं कब होने वाली है बच्चों? जब आप प्यूबर्टी अटेन करते हो, जब आप प्यूबर्टी 12-13 साल की उम्र के हो जाते हो, उस वक्त ये सब प्रक्रियाएं आपके शरीर में शुरू होती हैं। तो ये ऐसा नहीं है जो ये जन्म के साथ है, तो मेल जर्म सेल्स है। तो वो बताने के लिए मैं पहले आपको कुछ बता देती हूँ। एक साथ जान गए जो यहाँ पे क्या है? मेल जर्म सेल्स है। क्या है? मेल जर्म सेल्स और मेल जर्म सेल्स, मदर सेल्स। तब देखो, वो जो जर्म सेल्स है जो इनर वॉल में है, उसका नाम क्या है बेटा? स्पर्मेटोगोनियम। क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनियम। ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स था ना, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर में ये जो कॉइल स्ट्रक्चर्स था, ये कॉइल स्ट्रक्चर्स का इनर लाइनिंग में क्या था? इमैच्योर मेल जर्म सेल्स। क्या था? इमैच्योर मेल जर्म सेल्स। इमैच्योर मेल जर्म सेल्स। तो ये जो इमैच्योर मेल जर्म सेल्स है, इसको साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली हम लोग को नाम दिया गया है, we have named it, but rather it has been named. क्या नाम दिया गया है? स्पर्मेटोगोनियम। क्या नाम है बेटा? स्पर्मेटोगोनियम। अब देखो, जब भी स्पर्म इजैकुलेट होता है, एक पुरुष के शरीर से निकलता है, ठीक है ना? वो अंगों मीन्स प्रजनन के अंग जो हैं
उससे निकलता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से निकलता है, तब तुम लोग एकदम शॉक्ड हो जाओगे जो एक इजैकुलेशन में एक बार में कितना मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलता है, कितना मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलता है। ठीक है, तो फिर ये जो टेस्टिस है जिसके अंदर में ये स्पर्मेटोगोनियम है, इन लोगों को तो बेटा डिवाइड करना पड़ेगा, अपना नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि मिलियन समझ सकते हो कितना है मिलियन। तो आप क्या देखोगे, ये स्पर्मेटोगोनियम अपने नंबर को, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए एक सेल डिवीजन करेगा, एक तरह का सेल डिवीजन। तुम लोगों ने क्या पढ़ा है पिछले क्लास में, गायकी में तुम लोगों ने पढ़ा है, दो तरह का सेल डिवीजन है। वो क्या है, माइटोसिस, और दूसरा वाला क्या है, मियोसिस। व्हाट इज द सेकंड वन, मियोसिस। पहला क्या है, माइटोसिस, दूसरा क्या है, मियोसिस। तो तुम लोगों को याद रखना है द इमैच्योर मेल जर्म सेल्स, इमैच्योर मेल जर्म सेल्स को क्या बोला जा रहा है, स्पर्मेटोगोनिया। व्हाट इट इज नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। और यहाँ पे बेटा क्रोमोसोम नंबर इसमें कितना होगा, 46 इट इज डिप्लॉयड। कितना है क्रोमोसोम नंबर, 46। तो संख्या को बढ़ाने के लिए ये कौन सा डिवीजन करेगा, ठीक है, कौन सा, माइटोसिस, इट इज माइटोसिस। तो स्पर्मेटोगोनिया अपने संख्या को बढ़ाते रहना है, जिससे कि इजैकुलेशन के समय उसके पास मिलियन संख्या में वो कितना हो, मिलियंस में हो। तो आप क्या देखोगे, ये कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन इसके पास होगा, विभाजन किस तरह के होंगे, माइटोसिस होंगे। और माइटोसिस होने के बाद इसका संख्या काफी बढ़ जाएगा, इसको सिर्फ संख्या बढ़ाना है और अभी कोई बदलाव नहीं लाना है। ठीक है, तो ये संख्या बढ़ गया तो बहुत सारे स्पर्मेटो, ये तो एक के लिए, सिंगुलर के लिए, एक के लिए हम लोगों ने कहा था स्पर्मेटोगोनिया, लेकिन संख्या जब बहुत अधिक संख्या में ये लोग आ जाएंगे तब हम लोग इन लोगों को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। स्ट्रक्चरली इन लोग में, स्वभाव में या दूसरे किसी प्रकार स्पर्मेटोगोनियम से इनमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ संख्या की बढ़त हुई है और कोई बात नहीं है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया तो इमैच्योर मेल जर्म सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनियम। उसको अपना स्पर्मेटोगोनियम को अपना संख्या बढ़ाना है। संख्या कैसे बढ़ाएंगे, माइटोसिस से। किस तरह के सेल डिवीजन से बढ़ाएंगे अपनी संख्या, माइटोसिस से। और बहुत मिलियंस की तरफ बढ़ेंगे अपनी संख्या को बढ़ाते हुए, और उसका नाम क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ संख्या बढ़ा है। अब ये उसमें से इतने सारे संख्या में जब स्पर्मेटोगोनिया आ जाएगा तब क्या होगा, तब क्या देखोगे, उसमें से कुछ क्या होंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, कुछ अपने आप को उन लोगों से, उस बहुत सारी संख्या में, मिलियंस में, कुछ अपने आप को अलग करेंगे, मैच्योर होंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन क्रोमोसोम नंबर में कोई बदलाव नहीं है, अभी कोई डिवीजन नहीं हुआ, लेकिन मैच्योर होगा, मतलब वो परिपक्व होंगे, उनमें थोड़ा सा कुछ फर्क आएगा। किससे, ये स्पर्मेटोगोनिया से। तब उन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसका नाम क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी भी क्रोमोसोम नंबर देख लो, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर, क्या है क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर 2n ही है। क्या है, 2n। अब इसके बाद अब बदलाव आने वाला है। क्या बदलाव आने वाला है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब दूसरे तरह का सेल डिवीजन में जाएगा। तो ये बेटा, ये सारा चीज बच्चों हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये युग्मक बनने की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ऐसा नहीं है कि अचानक से बन गया, टेस्टिस में क्या बन गया, स्पर्म बन गया। नहीं, बहुत लंबी प्रक्रिया है और बहुत सारे बदलाव आने होते हैं, तब जाके क्या होता है, ये बनता है। तो ये जो पहला है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब दूसरी तरह का डिवीजन होगा। वो किस तरह का डिवीजन होगा, तुम लोग जान लो, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस होने का मतलब क्या है, तुम लोग जानते हो,
मियोसिस 2 फेजेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो तुम लोग क्या देखोगे, पहले जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n है, तो कितना होगा 46, कितना होगा 46। ऊपर में भी देखो लिखा हुआ है कितना है 46 है। तो फिर देखो तुम लोग, अब तुम लोग को देखना है क्या बताई मैं, क्या बताई तुम लोग को, जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसमें क्या होगा मियोसिस 1, क्योंकि दो पार्ट में मियोसिस होना है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विल अंडरगो मियोसिस 1, उसको मियोसिस 1 करना है। मियोसिस 1 करने के फल से क्या होता है ना, तो अब देखो बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। अब तुम लोग सोचोगे मैडम सिर्फ एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को बता रही है, क्योंकि सारी स्पर्मेटोसाइट्स एक ही तरह का डिवीजन जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को अपने तरह से बदल लिए अपने आप को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, उनमें हर एक में एक ही तरह के बदलाव होने वाले हैं। तो क्या है, एक ही को दिखाना है ना, तो क्यों इस मैटर को हम लोग सारे को दिखाकर कॉम्प्लिकेटेड करें। तो सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में प्रक्रियाएं एकदम एक जैसे होते हैं। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है सारे के लिए ये है, लागू है, ठीक है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें मियोसिस 1 होगा, क्या होगा मियोसिस 1 होगा, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 1 की बदौलत कितने स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, 2 बनेंगे। मियोसिस 1 में तुम लोगों ने देखा था ना, क्या था मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल बने थे, 2 सेल्स आपको मिले थे। सेल डिवीजन हो रहा है तो मियोसिस में आपको 2 सेल्स बने थे। तो आप क्या देखोगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब मियोसिस 1 होगा तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, आपको क्या मिलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये सेकेंडरी, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलेंगे 2, और साथ में क्या देखोगे क्रोमोसोम नंबर भी आधा हो जाता है। पहले आप स्टार्ट किए थे 2n से, अब आपका कितना हो गया n, अब आपका कितना हो गया n, और कितने सारे डॉटर सेल बने 2 डॉटर सेल, कितने सारे डॉटर सेल बने 2 बने। तो फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया, देखो ये 23 हो गया, 46 था, नाउ इट इज 23। अब सेकेंड मियोसिस होना है, क्या है सेकेंड मियोसिस होना है, मियोसिस 2। अब क्या होगा मियोसिस 2। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से मियोसिस होगा, जिसका नाम क्या है मियोसिस 2। और मियोसिस 2 होने के बाद क्या बनेगा बेटा, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, कितने बनेंगे 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, और वो 4 डॉटर सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे स्पर्मेटेट्स, क्या बोलेंगे स्पर्मेटेट्स। यहाँ भी क्रोमोसोम नंबर कितना है n ही है, यहाँ भी क्रोमोसोम नंबर कितना है n है, और वो कितना है 23 है। कितने बन गए, 1 से शुरू किए थे, कितने बन गए 4 बन गए, क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया n हो गया। अब जो ये स्पर्मेटेट्स है 4 बने, इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम क्या है स्पर्मायोजेनेसिस। क्या नाम है स्पर्मायोजेनेसिस। और वो प्रक्रिया स्पर्मेटेट्स में, वो प्रक्रिया होने के बाद स्पर्मायोजेनेसिस होने के बाद क्या बन जाता है स्पर्म्स, क्या बन जाता है स्पर्म्स। तो फिर से मैं एक बार और दोहराती हूँ बच्चों, जिससे कि ये आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो पहले देखो, पहले हम लोग किस चीज से स्टार्ट किए हैं, द एंटायर प्रोसेस, युग्मक के बनने के सारी प्रक्रिया काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जिसको समझने की जरूरत है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं गैमेट बोलते हैं। तो पहले देखो, जो भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जहां पे युग्मक बन रहा है, तो वो युग्मक सोचो जन्म लिया, तो वो किस फॉर्म में है, उसको क्या बोलते हैं इमैच्योर मेल जर्म सेल्स, इमैच्योर मेल जर्म सेल। तो इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं देकर उसको हम लोग बायोलॉजिकली क्या बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम। मतलब जब आप प्यूबर्टी अटेंड किए, आपके टेस्टिस में बदलाव आया, युग्मक बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो वो युग्मक किस स्टेज में है बेटा स्पर्मेटोगोनियम। और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है 2n है,
डिप्लॉयड है, नॉर्मल सेल्स की तरह है। ये देखो, अब मैं इसको क्या बताई, इसको अपना संख्या बढ़ाना है। क्या करना है? संख्या बढ़ाना है। संख्या बढ़ाने के लिए ये कौन सा विभाजन सेल डिवीजन में चला जाएगा बेटा? माइटोसिस में। किसमें जाएगा? माइटोसिस। असंख्य नंबर, असंख्य, बहुत सारे, कोई गिनती नहीं है। माइटोसिस की वजह से इसका नंबर बहुत इंक्रीज होगा, मिलियंस में पहुंच जाएगा। तब हम इसको सिंपली क्या बोलेंगे? व्हाट वी विल कॉल देम स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, संख्या बढ़ गया, कोई बदलाव नहीं, सिर्फ संख्या बढ़ा है। ये दोनों बड़ा एक जैसे हैं। क्या कैसे हैं? एक जैसे हैं, एकदम सिमिलर है दोनों। ठीक है, लेकिन अब इस स्पर्मेटोगोनिया से कुछ में बदलाव होगा, डिफरेंशिएशन होगा और मैच्योरेशन होगा। तब हम उन लोग को क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इन लोगों को क्या बोला जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो मतलब अभी कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन हुआ है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। क्या रहता है? क्रोमोसोम नंबर आपका सेम रहेगा, दैट इज डिप्लॉयड। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, अब ये ताकतवर है, अपने आप में ऊर्जा भर लिए हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो क्या होगा? तो ये क्या करेंगे? अब दूसरे तरह के सेल डिवीजन में आ जाएंगे। उस तरह के सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। मियोसिस में दो फेज है, तुम लोग जानते हो, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो पहले क्या होगा? मियोसिस 1। पहले क्या होगा? मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 होगा तब क्या बदलाव आएंगे? ये अपने आप को एक दूसरे फॉर्म में बदल लेगा, जिसका नाम क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। किस फॉर्म में? पहले क्या था बच्चों? प्राइमरी फॉर्म में था। मियोसिस 1 की बदौलत ये अपने आप को एक दूसरे अध्याय में लेके चले जाएंगे, स्टेज में, जिसका नाम क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और क्रोमोसोम नंबर इस वक्त क्या देखोगे? एंड होगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि युग्मक में हमेशा तुम लोग जानते हो क्या है? क्रोमोसोम नंबर जो है वो हमेशा क्या है? एन है। लेकिन मियोसिस में तुम लोग देख चुके हो, देयर आर 2 फेजेस, 2 पार्ट है, 2 अध्याय है, दोनों को कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले में जो है तो वो क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखो, फिर से मैं बता रही हूँ, जो एक बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है और सारे में एक ही चीज होने वाला है, तो क्यों ना हम एक को लेकर आगे बढ़े। वो एक, क्योंकि इसमें जो हुआ बदलाव, बाकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी वही बदलाव होने वाला है। तो आप मियोसिस होने के बाद, 1 होने के बाद आप क्या देखोगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या देखोगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया। तब आप क्या देखोगे? नंबर क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड। क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड, मतलब आधा हो गया। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको अब कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिला? 2 मिला। 2 मिला, क्योंकि मियोसिस 1 में तुम लोग पढ़ चुके हो, या 11वीं में मियोसिस 1 होने के बाद 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का क्या होगा? मियोसिस का दूसरा पार्ट होगा, मियोसिस 2 होगा। तब आप क्या देखोगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, वो भी क्रोमोसोम नंबर n होगा और उनका नाम क्या होगा बेटा? स्पर्मेटिड्स। क्या हो जाएगा? स्पर्मेटिड्स। तो अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक था, मियोसिस हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, कितना बना? 2। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फिर मियोसिस 2 हुआ, कितना स्पर्मेटिड्स बना? कितना बना? 4। कितना बना? 4। हैविंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद इसमें कुछ बदलाव होने हैं स्पर्मेटिड्स में, तो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है? स्पर्मायोजेनेसिस। क्या नाम है? स्पर्मायोजेनेसिस। और उससे क्या बन गया बच्चों? स्पर्म्स। क्या बन गए? स्पर्म्स, मतलब युग्मक की उत्पत्ति हो गई। युग्मक अब तैयार है किसके लिए? प्रजनन की प्रक्रिया में अपने आप को शामिल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये जो एंटायर प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस है, ये
लेकिन ये तो मैं ऐसे ही फ्लो चार्ट में तुम लोगों को दिखाई। अब तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम है जो सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शनल व्यू जो है वो दिखाता है। मतलब सेक्शन काटे माइक्रोस्कोप के अंदर। देखिए ये जो मैं इतना सारा चीज बताई ना, ये सारी चीज को आज हम लोग क्या देखेंगे, इस डायग्राम में देखेंगे। किसमें देखेंगे? इस डायग्राम में देखेंगे। तो पहले देखो ये क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। क्या है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल? सेक्शनल व्यू में उसकी मैं पहले क्या बताई, उसकी इनर वॉल से क्या बनता है, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, और उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। तो बिल्कुल देखो बच्चों वो दिखाया गया है, इनर वॉल से क्या बना, स्पर्मेटोगोनियम। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। ये स्पर्मेटोगोनियम क्या हुआ, माइटोसिस किया। माइटोसिस से अपने संख्या को काफी बढ़ा लिया और उसमें से कुछ ने अपने आप को कुछ बदलाव लाए अपने आप में, और वो क्या चीज में परिवर्तित हो गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना था, 2 है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n ही है। कितना है, 2n है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मैं बताई ना मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 होने के बाद वो क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और इसके क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, n हो गए। कितने हो गए, आधा हो गए। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर मियोसिस 2 हुआ। क्या हुआ, मियोसिस 2 हुआ। मियोसिस 2 होने के बदौलत 4 सेल्स डॉटर सेल्स बन गए, जिसका नाम क्या है, स्पर्मेटिड्स। क्या नाम है, स्पर्मेटिड्स। तो कितने स्पर्मेटिड्स बने बच्चों, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने बने थे, 2। कितने बने थे, 2। इससे जो स्पर्मेटिड्स बने वो कितना बने, 4, मियोसिस 2 के बदौलत। और इसका भी क्रोमोसोम नंबर कितना है, n है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है, बीच में मैं बताई थी ना, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के इनर वॉल में 2 तरह का सेल है, स्पर्मेटोगोनियम है और सर्टोली सेल है। क्या है, सर्टोली सेल। तो आपको दिखाई पड़ सकता है सर्टोली सेल। जानते हो सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है, वो क्या करता है, ये जो स्पर्म्स है उसको नरिशमेंट दे रहा है, पोषण दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ सर्टोली सेल से हमेशा याद रखो सपोर्ट करना। तो देखो जो भी तुम्हारा स्पर्मेटिड्स बना, ठीक है, जो स्पर्मेटोजोआ है, क्या है, स्पर्मेटोजोआ है, जो भी बना वो आप क्या देखोगे, इसमें है सर्टोली। देखो अपने सर के बल से वो किसमें अपने आप को घुसा के रखा है, सर्टोली सेल में, क्योंकि इसके बनने के बाद इसको सपोर्ट चाहिए ना तुरंत। जैसे देखते हो ना, बच्चा जन्म लेता है तो उसको सहारे की जरूरत होती है कि नहीं, बच्चे जन्म लेकर तो चलना शुरू नहीं ना कर देता है। तो इसी तरह ही आपने जो स्पर्मेटिड्स बनी, जो स्पर्मेटोजोआ बना, वो क्या हुआ, उसको कुछ सपोर्ट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, इसीलिए वो सर्टोली सेल में इम्बेडेड है, सपोर्ट से उसमें सहारा लिया हुआ है। लेकिन क्या देखोगे, एक प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों, स्पर्मिएशन। क्या है, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ये जो स्पर्मेटिड्स है अपने आप को क्या करता है, अलग करता है सर्टोली सेल से, और एक अपना निजी अस्तित्व क्या करता है, बनाता है, और वो इस प्रजनन प्रक्रिया के लिए प्रभावित हो जाता है। तो इसी तरह आप क्या देखें, ये सारा चीज, दिस डायग्राम, ये डायग्राम बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नजरअंदाज मत करना, क्योंकि मैं काफी देख चुकी हूँ क्वेश्चन पेपर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में मैं देख चुकी हूँ। ये क्वेश्चन, ये डायग्राम बनाने के लिए बाकायदा बच्चों को पूछा जाता है। तो जब ये पढ़ोगे, इसके साथ ये दोनों को कोरिलेट करोगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या नहीं आने वाली है, दिक्कत नहीं आने वाली है।
चलो, तो इसको मैं पहले मिटा देती हूँ, उसके बाद मैं एक और चीज बताने वाली हूँ इससे रिलेटेड। वो क्या है, जब आप प्यूबर्टी अटेंड करते हो, क्या करते हो, प्यूबर्टी अटेंड करते हो, तो और कुछ सिर्फ ये सब प्रक्रिया किस लिए हो रहा है बेटा, हार्मोन्स के वजह से। ये सब प्रक्रिया किसके वजह से हो रहा है, हार्मोन्स के वजह से। किसके वजह से, हार्मोन्स की वजह से। तो देखो, जब आप प्यूबर्टी अटेंड करते हो तब क्या देखोगे, आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन किसके साथ होता है, तुम्हारे शरीर में कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, और ये हार्मोन्स किससे रिलेटेड है, प्रजनन की प्रक्रिया से रिलेटेड है। प्रजनन की प्रक्रिया से रिलेटेड है ये हार्मोन। किससे रिलेटेड है, प्रजनन की प्रक्रिया से रिलेटेड है। तो जब आप प्यूबर्टी अटेंड करोगे, क्या अटेंड करोगे, जब आप प्यूबर्टी अटेंड करोगे, क्या अटेंड करोगे, प्यूबर्टी अटेंड करोगे, तब आप क्या देखोगे, जो हाइपोथैलेमस है, क्या है, हाइपोथैलेमस कहाँ पे है, आपके ब्रेन में है। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, कुछ हार्मोन्स, कुछ गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करेगा, जिसका नाम क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैं इसको फिर अच्छे से लिख देती हूँ। जब भी तुम लोग प्यूबर्टी अटेंड किए, ठीक है, मतलब 12-13 साल के हुए, जब आप में बदलाव होनी है, बदलाव से पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस सबसे पहले क्या कौन शुरू करता है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अब कहाँ पे पहुंचता है, ये कुछ नहीं जानते हो क्या, बहुत मजेदार चीज है। हाइपोथैलेमस तो सिक्रीट कर लिया, बना लिया, छोड़ दिया। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अब कहाँ पे पहुंचेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहाँ पहुंचेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में। कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड का जानते हो ना, 2 लोब है, 11वीं में पढ़ चुके हो, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 लोब है, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये किस लोब में जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में जाएगा। और जब एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उसको धक्का देगा, नॉक करेगा, चलो जागो कुछ काम करना है, तब ये क्या करेगा, 2 तरह का हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। वो 2 तरह का हार्मोन का नाम है फॉलिकुलर FSH और क्या नाम है, LH। क्या नाम है, LH। तो हमेशा याद रखोगे बच्चों, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो पहले फिर से देखो, मैं दोहरा रही हूँ, प्यूबर्टी आप में बदलाव आनी है। बदलाव किसकी वजह से आएगा, कुछ हार्मोन सीक्रेट होंगे तुम्हारे शरीर में। कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलेगा, हाइपोथैलेमस। सर्वप्रथम कहाँ पे प्रक्रिया स्टार्ट होगी बच्चों, हार्मोनल रेगुलेशन, वो क्या है, हाइपोथैलेमस में स्टार्ट हुआ। हाइपोथैलेमस में क्या बना, क्या रिलीज किया, वो क्या बना के छोड़ा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये मैंने यहाँ पे दिखाई हूँ, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये किसको जाके नॉक करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। किसको जाके नॉक करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। किसको जाके नॉक करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब फिर क्या करेगा, अब जाग गया वो, अब उसको पता है जो क्या करना है, वो 2 तरह का हार्मोन रिलीज करेगा। वो 2 हार्मोन का नाम है FSH और LH। FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फुल फॉर्म मतलब
दूसरे का नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो बच्चों हम हमेशा याद करने के लिए बच्चों को बोलते हैं एस से याद रखना। तुम लोग क्या याद रखोगे? जो ये अपना प्रभाव किस पर छोड़ेगा? ये अपना प्रभाव किस पर छोड़ेगा? सर्टोली सेल पर। ये अपना प्रभाव किस पर छोड़ने वाला है? सर्टोली सेल्स पर। और जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये किस पर अपना प्रभाव छोड़ने वाला है? तुम लोग तो पढ़े ही हो, लेडिक सेल पर। किस पर? लेडिक सेल पर। किस पर? लेडिक सेल पर। तुम लोग पढ़ चुके थे ना, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स था इसके बीच में एक स्पेस था, जिस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें क्या था? कुछ स्पेशल सेल्स था, इंटरस्टिशियल सेल्स था, या इसका नाम क्या था? लेडिक सेल। क्या था? लेडिक सेल। क्या नाम था? अंदर में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का आपका क्या है? इमेच्योर मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। लेकिन ये जो दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। और सॉरी, स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और जो सेल्स है उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। और एक और नाम है इंटरस्टिशियल सेल का, जिसका नाम क्या है? लेडिक सेल। जिसका नाम क्या है? लेडिक सेल। तो चलो, मैं ये जगह के अभाव से पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ ना, तो फिर मैं इस जगह को लेकर फिर रख करके तुम लोग को बताती हूँ, ठीक से लिखकर फिर से बताती हूँ। तो बच्चों बहुत समझने की जरूरत है। समझ गए एकदम तुरंत समझ जाओ। तो ये जो हाइपोथैलेमस, मैं फिर से लिख रही हूँ, छोटे अक्षरों में लिख रही हूँ, हाइपोथैलेमस। ये क्या निकाला? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये किसको नॉक किया? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको नॉक किया? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये भी ब्रेन में है तुम्हारा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके खबर दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जा दिया और क्या किया? वो दो हार्मोन रिलीज किया। वो दो हार्मोन का नाम है FSH और LH। तो मैं बच्चों को हमेशा याद करने के लिए क्या बोलती हूँ जानते हो? जो LH अपना प्रभाव, ये दोनों अब कहाँ पे आएंगे बेटा? टेस्टिस में अपना प्रभाव या प्रजनन की प्रक्रिया के लिए ही ये लोग बने हैं, ये दो हार्मोन। और बाकी आपके शरीर में कोई अदर प्रभाव ये नहीं दिखाने वाले हैं। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये किस पर एक्ट करेंगे? लेडिक सेल। किसको मदद करेंगे? लेडिक सेल। और चूंकि FSH है तो मैं यहाँ क्या बोलती हूँ? ये किस पर अपना असर छोड़ेगा? सर्टोली सेल। ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, मैं अपने बच्चों को याद करवाती हूँ। आप लोग भी मेरे बच्चे हो तो याद कर लेना इसी तरह से। अब लेडिक सेल, सर्टोली सेल क्या होता है जानते हो ना? सपोर्ट देता है, न्यूट्रिशन देता है। तो ये सर्टोली सेल को क्या करता है? उस तरह से, और सर्टोली सेल को मदद करता है बहुत सारे फैक्टर रिलीज करने के लिए, जो कि युग्मक बनाने की प्रक्रिया में काम आता है। तो FSH का काम क्या है? सर्टोली सेल पर अपना असर दिखाना, सर्टोली सेल को आगे के लिए तैयार करना। किस तरह का तैयार करना? सर्टोली सेल को जाके प्रभावित करना, जो तुम कुछ फैक्टर्स रिलीज करो जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में या स्पर्मायोजेनेसिस के प्रोसेस में, किसमें? स्पर्मायोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या हो सके, काम आ सके। कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है। और ये जो लेडिक सेल है ये क्या करेगा जानते हो? ये क्या करेगा? रिलीज करेगा हॉर्मोन्स। क्या नाम है? एंड्रोजेंस। आप लोग पढ़े हो ना टेस्टोस्टेरोन, पढ़े हो टेस्टोस्टेरोन, नाम पढ़े हो ना? वो सारे मेल हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन जो है वो किससे निकलता है? किसकी बदौलत निकलता है? किसके सहारे निकलता है? लेडिक सेल। किससे? लेडिक सेल से। किससे? लेडिक सेल से। तो हमेशा ये चीज याद रखना है, जो लेडिक सेल कब तक नहीं एंड्रोजेंस बनाएगा। और ये जानते हो ना, ये एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन नहीं रहेगा तो स्पर्म नहीं बनेगा, युग्मक की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।
कब प्रभावित होगी? जब आप प्यूबर्टी में आपका क्या रिलीज होगा? टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, तब जाके युग्मक बनने की प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो डायरेक्टली क्या हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, इसका प्रभाव कितना ज्यादा है, इसकी उपकारिता कितना अहम है, वो तुम लोग समझ सकते हो। तो ये हार्मोनल रेगुलेशन क्या है? हार्मोनल रेगुलेशन FSH इसको जाके नॉक करेगा सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल अपने तरह से युग्मक बनने की प्रक्रिया में अपने आप को ले जाकर खड़ा करेगा। और दूसरा जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो अपना प्रभाव किस पर छोड़ने वाला है बेटा? लेडिक सेल को। वो जाके किसको हिलाने वाला है? लेडिक सेल को। और लेडिक सेल तब क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेंस मेल सेक्स हार्मोन को, जो प्रजनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन बनी उसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजेंस बहुत सारे हैं, एक दो और हैं, तो फिर इसीलिए कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं? एंड्रोजेंस। और ये एंड्रोजेंस क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को या गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को, युग्मक बनने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो ये संभव नहीं होगा। तो ये था हार्मोनल रेगुलेशन। तो आप लोगों ने देखा बिना हार्मोन का ये जो युग्मक बनने की प्रक्रिया है, ये क्या रहेगा? कंप्लीट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कंप्लीट नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसलिए हार्मोनल रेगुलेशन बहुत जरूरी है प्रजनन की प्रक्रिया में। हार्मोन का एक अहम रोल है प्रजनन की प्रक्रिया में। तो चलो अब देखो, तुम लोग तो स्पर्म कितना बोलते हैं ना शुक्राणु के बारे में, मेल गैमेट कौन सा है, तो हम लोग बोलते हैं स्पर्म। तो हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, किसको देखेंगे अब? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो ये बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बच्चों। आपको सीमन को लेकर आप ऐसे देखकर नहीं बता सकते हो अरे बाप रे ऐसा तैर रहा है। और जानते हो इन लोग पूंछ है इन लोगों में, तो इन लोग क्या कर सकते हैं? इन लोग तैर कर पूरा प्रक्रिया, पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें वो देखते हो ना, बाहर में बना, शरीर के बाहर में, एब्डोमेन के बाहर में बना, शरीर के बाहर में, वहां टेस्टिस में बना, फिर क्या होगा? वहां से वो क्या करेगा? अल्टीमेटली वो कहाँ पे पहुंचेगा? एब्डोमेन में पहुंचेगा। तो कितना सारा रास्ता उसको अतिक्रमण करना है, मतलब पहुंचना है, तैरना है, तो समझ लो। तो देखो ये प्रकृति का नियम है, ये सृष्टि कैसे हुआ है इसका स्ट्रक्चर। तो वो तुम 3 पार्ट देख पाओगे शुक्राणु में, स्पर्म में आप 3 पार्ट उसका देख पाओगे। काफी आश्चर्यचकित होकर सुन रहे होंगे। तो फर्स्ट जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? हेड। क्या बोलते हैं? हेड। क्या बोलते हैं? हेड। उसके बाद आप देख लोगे ये जो जगह है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? मिडिल पीस। क्या बोलेंगे? मिडिल पीस। और लास्ट में जो जगह है उसको क्या बोल रहे हैं? टेल। क्या बोल रहे हैं? टेल। तो आप 3 पार्ट देख लिए ना। हेड पहले देख लो, चार देखना है। हेड, मिडिल, नेक, ये वाला नेक है, ठीक है, फिर मिडिल पीस और टेल। तो फिर से दोहराओ मेरे साथ, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। हेड वाले पार्ट में देखो, ये जो सर वाला पार्ट है, और ये सारे में आप क्या देखोगे बेटा? Since it is an animal cell, you will find a plasma membrane. Since it is a cell, you will be finding a plasma membrane. So this entire cell, this sperm is surrounded, the entire structure is surrounded by plasma membrane. तुम क्या देखोगे? plasma membrane देख पाओगे। और क्या देखोगे? ये वाला सर वाला जो पार्ट है ना, पूरा देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सर वाले पार्ट में आपको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर एक लगा होगा, टोपी जैसा बना हुआ आपको दिखेगा। और वो टोपी जैसा पार्ट क्या देखोगे? टोपी जैसा पार्ट दिखेगा। उस टोपी वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। क्या बोला जाता है उस टोपी वाले पार्ट को? एक्रोसोम। टोपी वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम में क्या है बेटा जानते हो? इस एक्रोसोम में एंजाइम्स भरे हुए हैं। सर वाले पार्ट में, सर में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम बहुत टोपी सिर्फ पहनने के लिए
मतलब आपके बचाव के लिए भी है, आपको मदद भी कर रहा है, उसी तरह ये एक्रोसोम भी स्पर्म का एक अहम भाग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं और बाकी न्यूट्रिएंट्स है या जो भी है, ठीक है। तो क्या इसका कलेक्टिवली नाम क्या दिया जाता है? हायालुरोनिडेज। जो कलेक्टिव स्पर्म्स है, बहुत सारे स्पर्म्स है, वो सारे को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? हायालुरोनिडेज। ASE एंजाइम के लिए यूज होता है। तो ये जानते हो, जब भी ये स्पर्म एग में घुसना चाहता है, ओवम में घुसना चाहता है, क्योंकि तुम लोग अब तक जान चुके हो मेल गैमेट स्पर्म है, फीमेल युग्मक क्या है? एग या ओवम है। जब ये ओवम में घुसने की कोशिश करता है, तब ये क्या करता है? एक्रोसोम अपना एंजाइम्स को छोड़ता है और स्पर्म को मदद करता है। एंजाइम्स के बदौलत वो ओवम का वॉल को पेनिट्रेट करके ओवम के अंदर घुसता है। तो इसके महत्व को और समझ सकते हो ये कितना इम्पोर्टेंट है। जब घुसने की प्रक्रिया होती है ओवम के अंदर में, तब ये एक्रोसोम अपना रोल प्ले करता है, बाकी समय उसको इंटैक्ट रहना है। उसके बाद आप बीच में न्यूक्लियस भी देख सकते हो। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, तो नॉर्मल सेल की तरह है। उसके बाद आप देखो एक पार्ट है न्यूक्लियस में, क्या है बेटा? क्रोमोसोम है। न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम है, क्योंकि आप हैप्लॉइड नंबर, डिप्लॉइड नंबर पढ़ रहे हो ना, वो क्या है? क्रोमोसोम की संख्या है। तो ये जो न्यूक्लियस है, और बाकी तो आप लोग पढ़े ही हो, हमेशा न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? क्रोमोसोम कंटेन करता है। न्यूक्लियर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, DNA, genes, you know all of it. So this nucleus will contain the chromosomal material. ये जो नेक है, उसके बाद जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस में आप असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया देखोगे। मिडिल पीस में आप क्या देखोगे? असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या दिखाई देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तब क्यों इतना संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया है? देखो, हर चीज की सृष्टि के पीछे, बनावट के पीछे कोई ना कोई कारण है, वो स्ट्रक्चर को मदद करने के लिए है। तो आप क्या देखोगे? जो ये मिडिल पीस में असंख्य मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि मैं तुमको बता चुकी हूँ, युग्मक बनने के बाद, उसका डिफ्रेंसिएशन होने के बाद, वो टेस्टिस से तुम लोगों ने देखा ना कैसे वो रेडी टेस्टिस, फिर उसके बाद क्या? एपिडिडाइमस, फिर उसके बाद मतलब रेडी टेस्टिस में वास एफरेंशिया से एपिडिडाइमस में गया, पूरा डिफ्रेंसिएशन हुआ, फिर वास रेफरेंस एब्डोमेन में चला आया, वास रेफरेंस के सहारे फिर कैसे रास्ते में उसको प्रोस्टेट ग्लैंड, समाइनल वेसिकल, ये जो एसेसरी ग्लैंड्स है, उससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिला, वो मैं पिछले दिन बता चुकी थी। उसको सारी चीज को लेकर क्या किया? वो अल्टीमेटली कहाँ आया? जब इजैकुलेशन की वक्त बारी आई, तब वो इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा के सहारे वो बाहर आ गया। तो इतना सारा रास्ता शरीर के बाहर से शरीर के अंदर, फिर शरीर के बाहर, इतना सारा रास्ता उसको चलना है। इतना सारा रास्ता मतलब इतना दूरी इसको कितना तैयार करना है, उसके लिए इसको एनर्जी चाहिए कि नहीं? और ये एनर्जी इसको क्या देगा? ये जो असंख्य मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया है उसके स्ट्रक्चर में, वो देगा। और ये तैरने के लिए इसको क्या चाहिए? फ्लूइड चाहिए, न्यूट्रिएंट खाना चाहिए, और एक माध्यम चाहिए, फ्लूइड मीडियम। तो वो उसको कहाँ से मिलता है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलता है, समाइनल वेसिकल से मिलता है। और ये आप अल्टीमेटली क्या देखोगे? ये टेल है जो इसको क्या कर रहा है? तैरने में मदद कर रहा है। जो क्या कर रहा है? तैरने में मदद कर रहा है। और ये अपने आप को पूरा तो तैयार कर लिया है अब प्रजनन की प्रक्रिया में अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए, अपना प्रतिभागी बनने के लिए उस प्रजनन की प्रक्रिया में ये अपने आप को पूरा तैयार कर चुका है। तो आप क्या देखें? इतना देर तक हम लोगों ने देखा युग्मक बनने की द एंटायर प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, द एंटायर प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो ये सारे चीज को, ये किससे एसोसिएटेड है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। इसमें तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। दिस एंटायर प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव
लोगों ने आज क्या देखा, गैमेटोजेनेसिस देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, ये पूरा स्ट्रक्चर, we saw the entire structure, this is the transsectional view of seminiferous tubule। और हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स। तो बच्चों इसको बार बार दोहराओगे और क्या करोगे, फिर हम लोगों ने ये भी देखा ना हार्मोनल कंट्रोल, क्या देखा, हार्मोनल कंट्रोल। तो गृह कार्य के लिए मैं कुछ आप लोगों को प्रश्न दे देती हूँ जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में काफी पूछा जाता है, बार बार, frequently it is being asked children, so do not take it lightly। so homework मतलब हम गृह कार्य आपको देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है that is very very important, explain the process, what is, पहले तो मैं दे रही what is gametogenesis, what is gametogenesis, ठीक है। उसके साथ मैं और एक प्रश्न जोड़ देती हूँ, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और मैं इसके साथ और जोड़ूंगी, गिव द फ्लो चार्ट ऑल्सो। बच्चों याद रखोगे, फ्लो चार्ट दे दोगे ना जो मैं बोर्ड में समझाई थी, वैसे आपके एनसीईआरटी बुक में भी एक फ्लो चार्ट है, आप उसको बना के दोगे ना तो आपके अध्यापक, ये जो भी इवैल्यूएटर है जो आपकी कॉपी की जांच कर रहे हैं, वो फ्लो चार्ट देखकर ही समझ जाएंगे आपकी कंसेप्ट, मीन्स यू आर हैविंग ए क्लियर कंसेप्ट, आपको पूरा अच्छे से ये पता है, आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है, तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांस है। गिव द फ्लो चार्ट ऑल्सो, गिव द फ्लो चार्ट ऑल्सो, गिव द फ्लो चार्ट ऑल्सो। जो दूसरा प्रश्न है मैं होगी वो डायग्राम से एसोसिएटेड है। ड्रॉ ए सेक्शनल व्यू, ड्रॉ ए सेक्शनल व्यू, ड्रॉ ए sectional view of seminiferous tubule, and label its part and label its parts। और तीसरा जो मैं देने वाली हूँ, ठीक है, give the mechanism of hormonal regulation, give the mechanism of hormonal regulation, give the mechanism of hormonal regulation in male reproductive system। इसके साथ मैं दी नहीं एक प्रश्न, ये भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है ये नहीं पूछा जा सकता। तो हर एक चीज को एनसीईआरटी में एक एक चीज को आपको देखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द 3 क्वेश्चंस, नो नीड ऑफ रिपीटिंग, इट्स देयर, यू जस्ट कॉपी इट, तुम लोग कॉपी कर लो बच्चों। इसी के साथ मैं ये सलाह देकर आज का इस पाठ को समाप्त करना चाहूंगी कि हमेशा कंसेप्ट क्लियर रखो, एक एक चीज को बताया गया है उसको पढ़ो, समझो और उसके बाद उसको याद करो। तो इसी के साथ बच्चों स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहो, खुश रहो और खूब मन लगा के पढ़ो, यही है। और उसके बाद कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो YouTube में जब वीडियो है उसमें कमेंट में डाउट्स लिख कर भेजो, हम लोग इसका सॉल्यूशंस तुम लोग पर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं फिर दूसरे, दिस वाज द पार्ट 2 और पार्ट 3 में वो जो मादा प्रजनन प्रक्रिया है उसको लेकर पहुंचूंगी। ये गैमेटोजेनेसिस में 2 पार्ट है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो आज हम लोगों ने डील कर लिया और ओवम वैसे ही है, लेकिन बहुत फर्क है दोनों में, दोनों प्रक्रिया में काफी बदलाव है।
इसलिए ऐसा नहीं है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को तुम लोगों ने समझ लिया, मतलब ये जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया को समझ लिए, तो oogenesis पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। oogenesis को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ मैं इस अध्याय, इस पाठ को अंत करती हूँ। टेक केयर चिल्ड्रन, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स।